तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग ऑब्वियसली वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे थे, तो आज भी वर्ल्ड ज्योग्राफी की ही क्लास है, लेकिन आज हमारा समापन समारोह है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। क्या टॉपिक आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं? हम कवर करने जा रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो हाईवेज हो, रेलवेज हो, रोडवेज हो, ये सब चीजें हम लोग कवर करेंगे, वाटरवेज हो, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग पोर्ट्स, कितने प्रकार के पोर्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स वर्ल्ड के, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करके आज का सेशन कंप्लीट करेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आज समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आज के सेशन में। चलिए बात करेंगे हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करने के तरीके, इसके ऊपर एक डिस्कशन करते हैं हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम लोग बात करते हैं स्टीम इंजन का आविष्कार कब। 18th सेंचुरी में स्टीम इंजन का आविष्कार होता है और जिससे आपके रेलवेज पॉपुलर होता है। अब रेलवे आपका जो बनना चालू हुआ, मेन स्टार्टिंग में उनका काम यह था कि आपका ग्रेन्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इवन जो माइनिंग करते हैं, माइनिंग करने के जो माइंस को कनेक्ट करने का काम, इवन आपके मैन्युफैक्चरिंग में आपका इंपॉर्टेंस होता था, रॉ मटेरियल्स, गुड्स वगैरह इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। सबसे पहला पब्लिक रेलवे लाइन, ठीक है, पब्लिक रेलवे लाइन सबसे पहले लगा 1825 में, ठीक है। 1825 में पब्लिक मतलब लोगों के आने जाने के लिए, ठीक है, पब्लिक के लिए। तो ये आपका स्टॉकटन टू डार्लिंगटन आपके इंग्लैंड में सबसे पहला पब्लिक रेलवे लाइन लगाया गया। देखिए तो यहां पे अब रेलवे 1825 के बाद धीरे धीरे ऑब्वियसली नेटवर्क फैलने लगा आपके रेलवेज का। उसके बाद आपका अगला जो इन्वेंशन है वो है इंटरनल कंबशन इंजन या आईसी इंजन बोलते हैं जिनको। तो इंटरनल कंबशन इंजन बनने के बाद आपका रोड ट्रांसपोर्ट चालू हुआ, यानी कि बाइक्स, कार्स, इन ये सब बनने लग गए, ठीक है। तो यहां इसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट, फिर आपका रोड ट्रांसपोर्ट, और अभी तो काफी ज्यादा और आपका ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम हो गया है, जैसे कि आपका केबल वेज, रोप वेज, ठीक है, और आपका ऑयल, वाटर और जैसे आपका स्लज वगैरह है रिमूव करने के लिए पाइपलाइंस का इस्तेमाल भी किया जाने लग रहा है अभी रिसेंट में, है ना। और अब बात करते हैं हम लोग हाईवेज की। तो कार वगैरह बनने लग गए, तो अब लोग हाईवेज बनाने लगे, ठीक है, क्योंकि आपका भाई रेलवे चलने के लिए तो रेलवे लाइन चाहिए आपको, है ना, और कार चलने के लिए आपको चाहिए हाईवे, ठीक है, आपको हाईवेज बनने लगे। तो हाईवेज की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपका अनइंटरप्टेड ट्रैफिक हो, ट्रैफिक परेशान ना करे आपको। आपके ऐसे ट्रैफिक लेन्स बने होते हैं, लेन्स पकड़ के आप चलते हैं, तो हाई स्पीड में ट्रांसपोर्ट हो सकता है थ्रू रोड्स। और इसमें देखिए आपके रिमोट प्लेसेस जिनमें कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, उनको आपका पोर्ट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, सिटीज के साथ आपका कनेक्टिविटी बढ़ाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ हाईवेज, ठीक है। हाईवेज का सबसे ज्यादा नेटवर्क आपका यूएसए में देखने को मिलेगा, आपका 0.65 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर आपको दिखेगा यूएसए में। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं जो हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांस कैनेडियन हाईवे का। ट्रांस कैनेडियन हाईवे पूरा कनाडा के वेस्ट से ईस्ट को आपको जोड़ता है। यहां देखिए आप ट्रांस कैनेडियन रेलवे आप यहां पे देख सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट से आपका बेसिकली आपका ईस्ट से वेस्ट को जोड़ने का ये काम करता है, ईस्ट से वेस्ट को जोड़ने का ये पूरा काम करता है, पूरा कनाडा कवर करता है ये आपका हाईवे, जिसे कह देंगे हम लोग ट्रांस कैनेडियन हाईवे। कहां से कहां तक? आपका वेस्ट में वैनकूवर है और आपका ईस्ट में सेंट जॉन है आपका न्यू फाउंडलैंड में, ठीक है। सेंट जॉन यहां पे आपका देखिए ये आपका न्यू फाउंडलैंड है कनाडा में। यहां पे देखिए ये आपका ब्रिटिश कोलंबिया है, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया में आपका वैनकूवर है, और ये आपका जो आपका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में न्यू फाउंडलैंड में है यहाँ पे, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड में सेंट जॉन। तो ये कनेक्ट करता है ट्रांस कैनेडियन हाईवे। उसके बाद बात करेंगे हम लोग अलास्का हाईवे की। तो अलास्का हाईवे भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका एडमंटन है, एडमंटन टू एनकरेज। एडमंटन आपका कनाडा में है, एनकरेज आपका अलास्का में है, जो कि यूएसए के अंदर आता है। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है, इसे कहेंगे हम लोग अलास्का हाईवे, ठीक है। एडमंटन इन कनाडा टू एनकरेज इन अलास्का आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका पैन अमेरिकन हाईवे की, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें बात चल रही है कनाडा, यूएसए, सेंट्रल अमेरिका को सीधे साउथ अमेरिका से जोड़ना, यानी कि पूरे नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका तक का जो ये आपका हाईवे बनाने की बात चल रही है, विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन। चलिए नॉर्थ अमेरिका में के बाद हम लोग आते हैं यूरोप में। तो यूरोप में भी आपके काफी ज्यादा आपके हाईवेज डेवलप्ड हैं इन यूरोप।
देखिए यूरोप की बात करें तो यूरोप में काफी सारे हाईवेज के अलावा आपके रेलवेज भी डेवलप्ड है, वाटरवेज भी काफी ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। तो यहाँ अभी यूरोप की बात कर रहे हैं तो हम लोग रशिया की बात करते हैं। तो रशिया में आपका रेलवेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम रशिया की बात करें तो यहाँ पे यूरल माउंटेन्स है, तो यूरल माउंटेन्स के आपके वेस्ट में आपका इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन है और यहाँ पे मॉस्को इनका कैपिटल भी है और डेंस नेटवर्क ऑफ हाईवेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए जहां भी आपका इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां कनेक्टिविटी के लिए आपके रेलवेज काफी ज्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई सामान को इधर से उधर, लोगों को इधर से उधर जाने में इसमें हेल्प लगती है, काफी पॉपुलेटेड भी होता है और गुड्स का आदान प्रदान भी यहाँ पे होता है थ्रू रेलवेज। तो यहाँ पे काफी डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज देख सकते हैं। मोस्टली सारे इंडस्ट्रियल रीजन में ऐसा देखा गया है और ऐसा देखिए आपका रशिया में भी है, क्योंकि ये जिनका जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, जो आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया है, दैट इज वेरी डेवलप्ड। तो यहाँ पे मॉस्को व्लादिवोस्टोक हाईवे की चर्चा करेंगे हम लोग, रशिया की बारे में बात करेंगे तो देखिए चलो अभी ये मॉस्को व्लादिवोस्टोक हाईवे आगे देखेंगे। अभी इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया का जो सबसे लंबा जो हाईवे है दैट इज NH44, जो कि पहले NH7 नाम से था, अभी तो नाम चेंज हो गया ना, तो NH44 हो गया है। इंडिया लार्जेस्ट नेशनल हाईवे कहां से कहां तक है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक लंबा लेंथ है इंडिया के हाईवे का। इसके अलावा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल काफी फेमस है और आपके जो मेट्रोज बन रहे हैं अलग अलग सिटीज में, जैसे कि न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद, तो इन सारे सिटीज में आप देखेंगे मेट्रो रेलवे का काम भी स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा देखिए अफ्रीका में कायरो टू केप टाउन आपका हाईवे है। अब देखिए रेलवेज की अगर हम बात करें तो रेलवेज आपका गुड्स को भी इधर से उधर ले जाने का काम करता है, एज वेल एज पैसेंजर्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, ठीक है। ज्यादातर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो रेलवे नेटवर्क ज्यादा कहां पे होगा, जहां ज्यादा बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन होगा वहां पे हम ज्यादा डेंस रेलवे नेटवर्क देखते हैं। तो यूरोप में काफी डेंस रेलवे नेटवर्क है और मैक्सिमम आपका बेल्जियम में है, ठीक है। बेल्जियम कंट्री में सबसे ज्यादा डेंस रेलवे नेटवर्क हम लोग देखेंगे। अब ठीक है, अब रशिया के बारे में बात करें तो मॉस्को रशिया का मेन रेलवे स्टेशन है। कनाडा में जो रेलवे स्टेशन है वो पब्लिक सेक्टर हैंडल करती है और ट्रांस कैनेडियन रेलवे आप यहां पे देख सकते हैं। ट्रांस कैनेडियन रेलवे एक छोर से दूसरे छोर तक आपका कनेक्ट करता है रेलवे लाइन। आपका विनीपेग से आपका सुपीरियर भी यहां पे कनेक्ट करता है और काफी इंपॉर्टेंट है, वीट और कोल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इनका काफी बड़ा योगदान होता है, ठीक है। ये हो गया ट्रांस कैनेडियन रेलवे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन रेलवे। वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन रेलवे आपके वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में आपको मिलेगा पर्थ, और पर्थ से आपका एडिलेड के थ्रू आपका सिडनी पहुंचेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये पर्थ टू सिडनी आपका वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन कनेक्ट करता है पर्थ को सिडनी से, ठीक है। और देखिए 40,000 किलोमीटर का लंबा आपका नेटवर्क है हाईवे का और सबसे ज्यादा डेंस तो आपके ऑब्वियसली ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया ईस्ट है कि वेस्ट है, तो हमें पता है ज्यादा पॉपुलेटेड ईस्टर्न एरियाज ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, तो सबसे ज्यादा डेंस नेटवर्क भी ईस्टर्न एरियाज में होगा। कहां पे सबसे ज्यादा है? तो देखिए 25%, ये जो 40,000 किलोमीटर का 25% यानी करीबन 10,000 किलोमीटर लंबा जो नेटवर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन न्यू साउथ वेल्स। यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स इनका स्टेट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंस रेलवे नेटवर्क आप देखेंगे। बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में देखिए नॉर्दर्न आइलैंड जो है वहां पे फार्मिंग एरियाज ज्यादा है, इसलिए वहां पे रेलवे नेटवर्क भी ज्यादा है। देखिए जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी वहां ऑटोमेटिकली रेलवे लाइन ज्यादा बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो यहां आप जहां भी ऐसे एरियाज होंगे जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एरियाज है वहां हम देखेंगे कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है उनको ज्यादा देना पड़ता है आपको, अच्छा होगा उन एरियाज का, ठीक है। बात करेंगे साउथ अमेरिका पे आ जाता है भाई। साउथ अमेरिका में आप देखिए ब्राजील जो है वहां पे कॉफी ग्रो होती है, ब्राजील में कॉफी ग्रोइंग एरियाज है। और देखिए अर्जेंटीना में भी काफी एग्रीकल्चर वीट वगैरह होता है, आपके रैंच वगैरह भी है यहाँ पे। मीट की बात, मीट डेयरी इन सब का काम यहाँ पे होता है। पैम्पास ग्रासलैंड है जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो इन सब एरियाज में आपका साउथ अमेरिका में कनेक्टिविटी है आपके रोड्स की, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो पोर्ट सिटीज ऑफ साउथ अमेरिका है उनको आपके कनेक्ट किया जाना है किससे? माइनिंग एरियाज से, ठीक है। तो पोर्ट को माइनिंग एरियाज से आपका कनेक्ट किया जा रहा है, चिली के माइनिंग एरियाज। लेकिन ये लोग जैसे आपके पोर्ट से दो एरियाज को कनेक्ट किया गया तो आपस में इंटरलिंकिंग नहीं है, लेकिन
कनेक्शन है, पोर्ट का कनेक्शन है आपके इंपॉर्टेंट साइट्स के साथ, लेकिन आपस में इंटरलिंकिंग नहीं है इनका। नहीं, जैसे आपका ये पोर्ट है, एक आपका सिटी ये, एक सिटी 2, इस पोर्ट से सिटी 1 कनेक्टेड है, पोर्ट से सिटी 2 कनेक्टेड है, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, इंटरलिंकिंग नहीं है। तो ऐसा साउथ अमेरिका के रोड नेटवर्क की हम लोगों ने बात की। अच्छा, साउथ अमेरिका में भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है जो आपका एंडीज माउंटेन्स के थ्रू पास होता है। ये देखिए, यहाँ पे अर्जेंटीना का ब्यूनोस एरिस है और यहाँ पे आपका चिली का वेलपराइसो। तो वेलपराइसो और ब्यूनोस एरिस को जोड़ने वाला देखिए सीधा एक आपको ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे मिलेगा जो आपका एंडीज के थ्रू पास होता है। तो एंडीज में एक पास है जिसका नाम है उस पलेटा पास। उस पलेटा पास के थ्रू आपका ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे पास करता है। अब देखिए कुछ एरियाज की बात करेंगे जहां इतना डेवलप्ड आपको नेटवर्क देखने को नहीं मिलता, ठीक है, हाईवेज का और रेलवे लाइंस का। उसमें देखिए सबसे पहले देखिए वेस्ट एशिया वाला जो रीजन है एशिया में, ठीक है, मिडिल ईस्ट कह लीजिए या वेस्ट एशिया कह लीजिए, हम लोग तो वेस्ट एशिया ही कहते हैं, यूएसए वाले उसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, ठीक है। तो उस वेस्ट एशिया रीजन में इतना डेवलप नहीं है आपका रोड नेटवर्क, और अफ्रीका में भी नहीं है। तो अफ्रीका में कहां कहां है, तो अच्छा यहां पे एक और बात की, एशिया में देखिए जापान होगा, चाइना या इंडिया, यहां पे आपका रेलवे नेटवर्क बहुत ज्यादा डेवलप्ड है क्योंकि ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। तो आपका यहां पे रेलवे लाइन बनाना इकोनॉमिकली काफी ज्यादा वायबल है और फायदेमंद है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जापान, चाइना और इंडिया में आप देखेंगे डेंस रेलवे नेटवर्क है, लेकिन वेस्ट एशिया और अफ्रीका में आपको रेलवे नेटवर्क कम दिखेगा, हाईवेज भी कम दिखेंगे। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं रेलवेज की फिलहाल। तो अबाउट 40,000 किलोमीटर का रेलवे लाइन है, आपके पोर्ट सिटीज को इंटीरियर से कनेक्ट करता है, ठीक है। और देखिए आपका 18,000 किलोमीटर, इस 40,000 किलोमीटर से 18,000 किलोमीटर तो केवल आपका साउथ अफ्रीका में ही है, मोस्टली बिकॉज साउथ अफ्रीका में आपकी गोल्ड माइनिंग होती है, डायमंड माइनिंग होती है, कॉपर माइनिंग होती है। तो इन माइनिंग एरियाज को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए आपको रेलवेज की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए काफी आपको रेलवेज देखने को मिलेगा। अब अफ्रीका में काफी कम रेलवेज हैं, तो अफ्रीका के सारे रेलवेज हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट रेलवेज है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको अफ्रीका का मैप याद होगा पूरा, तो यहाँ पे अंगोला है, यहाँ पे डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और साउथ में देखिए जाम्बिया है। तो ये देखिए कटिंगा प्लेट्यू वाला रीजन है। इस कटिंगा प्लेट्यू वाले रीजन में यहाँ पे कॉपर माइनिंग काफी होती है। तो अभी अंगोला से एक रेलवे लाइन खींचा गया, नाम दिया गया इसको बेनेगुएला रेलवेज, इसको बोला गया बेनेगुएला रेलवेज। तो ये कॉपर माइनिंग एरिया को कनेक्ट करता है थ्रू अंगोला से कनेक्ट करता है, अंगोला टू द कटिंगा प्लेट्यू, जो कि जाम्बिया का कॉपर बेल्ट है। जाम्बिया में कॉपर बेल्ट है इसी प्लेट्यू में, तो इस कॉपर बेल्ट को कनेक्ट कर रहा है। सबसे पहला रेलवे देख लिया। अब देखिए इस कॉपर एरिया को हम लोग ऊपर यहाँ पे देखिए तंजानिया है, उससे भी कनेक्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड में देखिए आप, ये वाला कॉपर एरिया था, यहाँ पे इस कॉपर एरिया को हम लोगों ने कनेक्ट किया है किससे, आपको रेलवे लाइन से। यहाँ देखिए दार एस सलाम है, दार एस सलाम इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया। तो तंजानिया को इस कॉपर बेल्ट से कनेक्ट करने के लिए रेलवे का क्या नाम है, तंजानिया रेलवे। जाम्बिया का कॉपर बेल्ट को कनेक्ट कर रहा है कैपिटल दार एस सलाम, ठीक है। तो ये बात होगी, तंजानिया रेलवे की बात करी, बेनेगुएला रेलवे की बात करी। चलिए दो रेलवे लाइन और बात करेंगे। यहां देखिए नीचे आ जाते हैं, ये आपका जाम्बिया था ना, ये जाम्बिया का यहाँ पे अंगोला था, जाम्बिया टू अंगोला बेनेगुएला, जाम्बिया टू तंजानिया हमने देखा तंजानिया रेलवे। अब जाम्बिया के नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपका दो कंट्रीज दिखेंगे, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना। तो बोत्सवाना से जिम्बाब्वे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग बाय रेलवे लिंक, ठीक है। तो ये बोत्सवाना टू जिम्बाब्वे कनेक्ट कर रहे हैं रेलवे लाइन से। इसके अलावा एक ब्लू ट्रेन चलती है, ब्लू ट्रेन कहां से, ये देखिए साउथ अफ्रीका का इंपॉर्टेंट सिटी केप टाउन और यहाँ पे प्रिटोरिया, दो इंपॉर्टेंट शहर जो साउथ अफ्रीका के हैं उनको कनेक्ट करता हुआ जो रेलवे लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लू ट्रेन, केप टाउन टू प्रिटोरिया, ठीक है। चलिए अब ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के बारे में हम लोग और ज्यादा अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले भी बात की है, अभी थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रशिया में। रशिया में आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, कहां से, यहाँ देखिए सेंट पीटर्सबर्ग है और यहाँ पे व्लादिवोस्तोक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक का जो लंबा रेल सफर है, देखिए चाइना के बॉर्डर रीजन के आसपास से होता हुआ, यहाँ पे एक शहर है चीता नाम का शहर जो है एक एग्रीकल्चर सेंटर है, उसको जोड़ता हुआ। फिर आगे जाएंगे, यहाँ पे आपका है इरकुट्स्क, IRKUTSK, यहाँ पे आप फर के लिए काफी फेमस है। तो ये पूरा आपका कनेक्ट करता है। और ये जो रेलवे लाइन है रशिया का, तो आपका ईस्ट और वेस्ट कनेक्ट कर ही रहा है, साथ में अलग अलग कंट्रीज से भी कनेक्शन है। तो इसका कनेक्शन चाइना से भी है, यानी कि बीजिंग भी कनेक्ट करता है। अरे इससे एक रेलवे लाइन निकाल सकते हैं ना, तो बीजिंग कनेक्ट कर रहा है, मंगोलिया भी कनेक्ट करता है। इसके अलावा यूक्रेन का ओडेसा, अजरबैजान का बाकू और उज्बेकिस्तान का ताशकेंत,
ये सारे सिटीज भी कनेक्ट करता है आपका ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, है ना। तो ये देखा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है। 9,332 किलोमीटर लंबा ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आपका ऑब नदी के थ्रू, येनिसे नदी और यूरल माउंटेन्स के थ्रू ये आपका रेलवे लाइन क्रॉस करता हुआ निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, पहुंच जाएंगे कनाडा। कनाडा में भी हमने देखा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, ठीक है। ये जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है करीबन 7,050 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ पे देखिए वीट और मीट का एक्सपोर्ट काफी होता है। तो एरियाज हैं जहां पे वीट का प्रोडक्शन होता है, आपका मीट भी यहाँ प्रोडक्शन होता है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन में काफी हेल्प करता है। इवन ये जो रेलवे लाइन से आप जैसे लेक सुपीरियर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेक सुपीरियर के थंडर वे को कनेक्ट कर दिया गया ये विनीपेग से। और यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक आर्टरी कहेंगे इसको, क्योंकि इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट है। आपका वीट, मीट, कोल वगैरह भी यहां से सप्लाई होता है टू द इंडस्ट्रियल रीजन्स, जैसे कि क्यूबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन है यहीं पे, तो उसको भी सप्लाई करता है आपका रॉ मटेरियल्स, कोल एटसेट्रा, आपके प्रेरी रीजन में है। और प्रेरी रीजन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं वीट का ज्यादा ग्रोथ होता है, तो इसलिए ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन हो जाता है। ट्रांस कैनेडियन रेलवे 1886 में ये बना था, ग्रेट लेक्स को कनेक्ट करता है। ये सब बातें हम लोगों ने यहाँ पे कर ली। चलिए अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया में हम ऑलरेडी जानते हैं ये ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, हमें पता है ये पर्थ और सिडनी को कनेक्ट करता है, ये डिस्कस कर चुके हैं। अब आएंगे एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जो अभी डिस्कस नहीं किया है, जो है आपका ओरिएंट एक्सप्रेस। ये ओरिएंट एक्सप्रेस आपका यहाँ पे पेरिस को कनेक्ट करता है इस्तांबुल से, और बीच में कई सारे कैपिटल सिटीज भी आ रहे हैं। देखिए बुचारेस्ट आ गया, बेलग्रेड आ गया, बुडापेस्ट आ गया, सारे जो कैपिटल सिटीज को कनेक्ट करता हुआ ये एक काफी इंपॉर्टेंट आपका रेलवे लाइन है। नाम है इसका ओरिएंट एक्सप्रेस। एक्सपोर्ट्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, काफी सारे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स है, जैसे कि चीज, बेकन, वाइन तो है ही है, क्योंकि हमें पता है ये मेडिटेरेनियन रीजन में आपका वाइन इंपॉर्टेंट एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हो जाता है। ओट्स, फ्रूट्स, मशीनरी, ये सब आपका यहां से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। अब बात चल रही है कि ये जो ओरिएंट एक्सप्रेस जो इस्तांबुल में रुक गया है, इसको और लंबा खींच के आपका एक ट्रांस एशियाटिक रेलवे करे, या सीधे बैंकॉक को कनेक्ट कर दें, सीधा थाईलैंड को कनेक्ट करने की बात यहां पे चल रही है। तो ये बात हमने पूरी कर ली, खत्म इसकी ओरिएंट एक्सप्रेस की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट की। रेलवे देख लिया, हाईवे देख लिया, अब पानी के थ्रू भी तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सीज को कनेक्ट करता हुआ, देखिए यूएसए का नॉर्थ ईस्ट रीजन और वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट करता हुआ, अभी ऐसा सीधे लाइन खींच दिया, सीधे लाइन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये एक बेसिकली आइडिया डिनोट कर रहा है कि दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो ये कनेक्शन है आपका ग्रैंड ट्रंक रूट, ग्रेट ट्रंक रूट, ठीक है। ये हमारा एक जीटी रोड है इंडिया में, और ये आपका यूएसए का जीटी रोड नहीं है, ये आपका रूट है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि 25% का वर्ल्ड का फॉरेन ट्रेड इसी रूट के थ्रू आपका होता है, सी के थ्रू, ठीक है। इसको बोलेंगे बिजिएस्ट कमर्शियल वाटरवे इन द वर्ल्ड। कौन सा? जीटी रूट, यानी कि ग्रेट ट्रंक रूट। चलिए बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो कर ही रहे हैं हम लोग। अभी और बात करेंगे हम लोग दूसरे आपके रूट्स की, जैसे कि आपका ये केप ऑफ गुड होप रूट था। ये देखिए बहुत पुराना रूट था, जब आपका सुएज कैनाल नहीं बना था, तब देखिए यूरोप से आपका इस तरीके से ट्रैवल करके ये आप केप ऑफ गुड होप में आते थे, फिर ऐसे घूम के आप इंडिया तक पहुंच पाते थे। तो ये रूट आपका बेसिकली वेस्टर्न यूरोप से आपका पहले तो आपका वेस्ट अफ्रीका वाला रीजन कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यूरोप अफ्रीका ट्रेड में इसका योगदान है। उसके बाद यहां से देखिए साउथ अफ्रीका पहुंचा, वेस्टर्न यूरोप से साउथ अफ्रीका पहुंचा, साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद फिर साउथ ईस्ट एशिया पहुंच सकते हैं, इंडिया भी पहुंच सकते हैं, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं, न्यूजीलैंड पहुंच सकते हैं। तो ये पूरा रूट हुआ करता था पुराने जमाने में। अभी भी यूज होता है, इतना यूज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक खुल गया है सुएज कैनाल। देखिए यहाँ पे आपका पोर्ट सैद है, ठीक है। पोर्ट सैद से आपका आगे बढ़ेगा यूरोप से, ठीक है। यूरोप से आपका पोर्ट सैद पहुंचेगा। उसके बाद यहाँ पे एडन है यमन में, एडन के बाद आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो पहुंचेगा मुंबई से फिर कोलंबो से यहाँ पे सिंगापुर, और यहाँ से देखिए साउथ ईस्ट एशिया कनेक्ट हो गया। तो ये जो आपका शॉर्ट रूट है पोर्ट सैद से तो एडन वाला रीजन है, ये सुएज कैनाल होते हुए, जो कि 1869 में बनके तैयार हुआ था, फिर आएगा मुंबई, फिर कोलंबो, फिर आपका सिंगापुर। तो ये पूरा आपने देखा, इस तरीके से आपका ट्रैवल हो रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूट है आपका साउथ अटलांटिक सी रूट। ये देखिए क्या क्या कनेक्ट करता है। देखिए वेस्टर्न यूरोप कनेक्ट कर रहा है, वेस्टर्न अफ्रीका कनेक्ट कर रहा है, फिर देखिए यहाँ पे
आपका ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, इंपॉर्टेंट यहाँ पे पोर्ट है आपका रियो डी जेनेरियो, ठीक है। फिर देखिए केप टाउन है यहाँ पे, ये भी कनेक्ट हो रहा है। तो ये सब रीजन यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, लेकिन इतना ट्रैफिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए आपका साउथ अमेरिका से आपका जो अफ्रीका का जो ट्रेड है इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि एक ही टाइप की चीजें दोनों जगह मिलती हैं, एक ही तरीके के रिसोर्सेस है, तो इतना ज्यादा ट्रेड यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा आपको, जितना आपको ये जो नॉर्थ अमेरिका वाला जो रूट है उसमें ज्यादा आपको ट्रैफिक देखने को मिलता है। बात करेंगे हम लोग नॉर्थ पैसिफिक रूट की। अब देखिए यहाँ पे पैसिफिक ओशन के थ्रू आपका रूट है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है। ये एशिया से, एशिया में कहां पे? टोक्यो, योकोहामा, और यहाँ पे आपका कनाडा में वैनकूवर है, वैनकूवर टू योकोहामा कनेक्ट कर रहा है। इवन एशिया के अलग अलग पोर्ट सिटीज जो है, चाहे शंघाई हो, हांगकांग हो, मनीला हो, सिंगापुर हो, इसका कनेक्शन नॉर्थ अमेरिका में सियाटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, ये सब कनेक्ट होता है थ्रू दिस रूट, नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग साउथ पैसिफिक सी रूट की। यही सेम चीज आपका साउथ पैसिफिक में है। ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करेगा ये पनामा थ्रू होते हुए आगे निकल जाएगा और कनेक्ट कर देगा वेस्टर्न यूरोप को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से यूरोप को कनेक्शन हो रहा है थ्रू आपका यहाँ पे देखिए पनामा कैनाल, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके थ्रू आपका सिडनी को कनेक्ट किया जा रहा है। करीबन 12,000 किलोमीटर लंबा ये डिस्टेंस है। ये देखिए ये डिस्टेंस पूरा 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अटलांटिक को पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है पनामा कैनाल, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट कैनाल यहाँ पे हमने पढ़े, पनामा कैनाल और सुएज कैनाल, जो कि आपका वर्ल्ड ट्रेड में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रॉपर पनामा कैनाल की। तो पनामा कैनाल जो है उसको पनामा इस्थमस था पहले, यानी कि दो लैंड बॉडी को ज्वाइन करने वाला ये था पनामा इस्थमस। यहाँ पे एक कैनाल बनाया गया यूएसए के द्वारा, यूएसए के द्वारा एक कैनाल बनाया गया, और ये जो लैंड एरिया है आसपास का, यानी कि ये जो कैनाल है इसके 8 किलोमीटर एक तरफ, 8 किलोमीटर दूसरी तरफ, ये आपका कैनाल जोन है। ये आपका यूएसए ने खरीद लिया है। ये आपका कोलन टू पनामा सिटी को कनेक्ट करता है, वाटर रूट है, और यहां से काफी ज्यादा वर्ल्ड का जो ट्रैफिक है, सी ट्रैफिक, यहां से इस समझ से पास करता है। और ये आपका पनामा सिटी टू कोलन है, और कंट्रोल कौन करता है? यूएसए कंट्रोल करता है। ये इसको कैनाल जोन भी बोला जाता है, यानी कनाल के दोनों तरफ 8-8 किलोमीटर का लंबा जो जोन है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैनाल जोन। कनेक्ट किसको करता है? जैसा कि हम जानते हैं पैसिफिक ओशन को और अटलांटिक ओशन को। और ये भी हम जानते हैं कि इसके वजह से आपको, जैसे ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, हमने ये ड्रॉ किया, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका जाने के लिए पूरा साउथ अमेरिका घूम के नहीं जाना पड़ेगा, आप सीधे ये पनामा कैनाल को पकड़ के जा सकते हैं। तो काफी बड़ा रूट आपका शॉर्ट होता है। ये तो पहले लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं हम लोग पोर्ट्स की, ठीक है। पोर्ट्स की चर्चा हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट में करने जा रहे हैं। तो देखिए पोर्ट्स क्या होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं पोर्ट्स, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि सामान जो कार्गोज है, जो आपका ट्रेड के लिए जो सामान होते हैं, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है पोर्ट्स, ठीक है। कार्गोस इधर से उधर ले जाने का काम करता है, और लोग भी, इवन पैसेंजर ट्रैफिक भी आपका एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट ट्रैवल कर सकते हैं। और ये जो कार्गोज हैं, इनके फंक्शन सारे करते हैं डॉकिंग, यानी कि शिप आई, शिप को आपको पार्क कराना, एक तरीके के पार्किंग हो गया। शिप की पार्किंग को डॉकिंग बोलते हैं, ऐसा समझ लीजिए। इसके अलावा उसमें सामान लोड करना है, सामान अनलोड करना है, या स्टोरेज फैसिलिटी का इस्तेमाल करना है, तो ये सारे फंक्शंस आपके पोर्ट आपको प्रोवाइड करता है। और पोर्ट जो है बेसिकली एक पॉइंट होता है जहां से आपका ट्रेड पॉसिबल है। अलग अलग जगह से शिप्स आती हैं, शिप्स जाती हैं, तो ये पोर्ट से कनेक्टेड जो रीजन है अंदर, उनको बोलते हैं हिंटरलैंड। तो ये हिंटरलैंड से सामान आपका पोर्ट के थ्रू जाता है, तो पोर्ट के आसपास का रीजन भी इससे डेवलप होता है, ठीक है। जो हिंटरलैंड है, पोर्ट के हिंटरलैंड मतलब पोर्ट्स के आसपास जो आपके सिटीज है, टाउन्स है, उनके साथ पोर्ट का कनेक्शन होता है। तो ये जो आसपास के जो रीजन है, उनको बोला जाता है हिंटरलैंड्स। अब कोई अगर पोर्ट है, वहां पे अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो आसपास का रीजन भी ऑब्वियसली डेवलप होगा, तो ज्यादा से ज्यादा कार्गोज आएंगे। भाई जितना ज्यादा कनेक्शन होगा अंदर से, कंट्री के अंदर से जितना कनेक्शन होगा, उतना ज्यादा सामान आपका पोर्ट तक पहुंचेगा, और पोर्ट से इन एरियाज में भी पहुंचेगा। तो इसलिए पोर्ट से हम लोग कनेक्टिविटी भी करते हैं। इन सारे जो टाउन्स वगैरह है, इनसे कनेक्टिविटी भी बढ़ाने की बात होती है हमेशा। तो पोर्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अ डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोर्ट। पोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां केवल हम लोग नाम पढ़ेंगे, इसके बाद इनको डिटेल में आगे हम लोग समझेंगे। देखिए किस प्रकार का कार्गो हैंडल करता है, उसके हिसाब से 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। या तो इंडस्ट्रियल, जैसे बल्क कार्गो ले जाने के लिए, कमर्शियल यानी कि पैकेज्ड गुड्स, और आपका कंप्रिहेंसिव भी होता है, यानी कि दोनों। अब क्या मतलब है बल्क कार्गो का? मतलब बल्क में जब हम लोग मतलब सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं,
और कमर्शियल का मतलब होता है छोटे पैकेज, छोटे पैकेज गुड्स आपका ट्रांसफर हो रहा है तो उसे कमर्शियल कह लेंगे, इंडस्ट्रियल कह देंगे। भाई इंडस्ट्रियल गुड्स तो ज्यादा बल्क में हमेशा ट्रांसफर होते हैं ना, रॉ मटेरियल्स वगैरह इंडस्ट्री के लिए, तो वो बल्क कार्गो है। कमर्शियल मतलब छोटे पैकेज गुड्स, तो छोटे पैकेट्स में जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है कमर्शियल, तो वो आपका कमर्शियल पैकेज गुड्स हो गया। और ऐसे भी पोर्ट्स होते हैं तो दोनों हैंडल करते हैं। तो ये तो हो गया किस प्रकार का कार्गो हैंडल करता है। इसके अलावा लोकेशन क्या है, एक होता है इनलैंड पोर्ट। तो इनलैंड पोर्ट जो होता है आपका कोस्ट से दूर होता है, जैसे ये आपका कोस्ट है, यहाँ पे आपका शिप आ रही है, तो ये कोस्ट पे नहीं है, कोस्ट के थोड़ा अंदर है। अब अंदर है तो शिप कैसे पहुंचेगी, तो यहाँ पे रिवर्स के थ्रू इसको ज्वाइन किया जा रहा है, या तो रिवर या तो कैनाल। तो रिवर या कैनाल के थ्रू अगर ज्वाइन कर दें तो इसको बोला जाता है इनलैंड पोर्ट, जो कोस्ट से थोड़ा दूरी में होता है। एक होता है आउटपोर्ट। आउटपोर्ट क्या होता है, डीप वाटर में। ये आपका कोस्ट है, कोस्ट के अंदर अगर पोर्ट हो तो इनलैंड हो गया। अब कोस्ट के बाहर डीप वाटर में आपने एक पोर्ट बनाया, यहां पे आके शिप रुका, ठीक है। तो ऐसे पोर्ट्स को जो आपके कोस्ट से थोड़ा दूरी पर है, डीप वाटर में है, अवे फ्रॉम द पोर्ट इन डीप वाटर, इसको बोलते हैं आउटपोर्ट्स, ठीक है। तो ये क्यों जरूरी होते हैं, कभी कभी जैसे छोटे छोटे शिप्स तो आपके पोर्ट में आ जाते हैं, लेकिन अगर शिप की साइज काफी बड़ा होगा तो ये पोर्ट में एंटर नहीं कर पाते, पोर्ट के बाहर इनको रोकना पड़ता है। तो ऐसे पोर्ट्स जो कि ऐसे बड़े बड़े शिप्स को हैंडल करते हैं उनको कहा जाता है आपका आउटपोर्ट्स। तो ये भी समझ में आ गया लोकेशन से किस तरीके से कैरेक्टराइज करते हैं हम लोग पोर्ट्स को। इसके अलावा कैसे कैसे फंक्शन है, जैसे कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं केवल ऑयल पोर्ट्स, यानी ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैंडल करते हैं, ऑयल की शिपिंग हैंडल करते हैं, तो वो हो गया ऑयल पोर्ट्स। एक होता है पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब यह है कि एक शिप जो आता है इस पोर्ट ऑफ कॉल में रुक के आपका रीफ्यूलिंग कर लेगा, फ्यूल भरा लेगा, आपका खाने वाने का सामान पिकअप कर लेगा। तो ये सब काम करने में, ये सब हेल्प करने में, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है पोर्ट ऑफ कॉल। फिर आते हैं पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन का मतलब यह है कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपके दो पोर्ट्स हैं, एक ये कोस्ट एक दूसरा कोस्ट, यहां पे एक पोर्ट है, यहां पे एक पोर्ट है, दोनों साथ में काम करते हैं, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां आएगा, मतलब एक दूसरे में ही आप लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक प्रकार से फेरी सर्विस समझ लीजिए। तो शॉर्ट डिस्टेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं और एक पेयर में ही होते हैं, हमेशा सिंगुलर नहीं होंगे, हमेशा पेयर्स में होंगे, काम करते हैं ये, ठीक है। तो इसके अलावा आपका नेवल पोर्ट समझ में आ रहा हो, नेवल शिप्स यहाँ पे डॉक करती हैं। और आपका होता है एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट आपका होता है इंपोर्ट के लिए, सामान के इंपोर्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए भाई अब इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इनलैंड पोर्ट की बात करी थी हमने, एग्जांपल्स देखिए। इनलैंड पोर्ट क्या था, कोस्ट में नहीं हो, कोस्ट के थोड़ा सा अंदर हो और वाटर कहना है, रिवर या कैनाल से इसको कनेक्ट किया जाए तो उसको बोलेंगे इनलैंड पोर्ट। एग्जांपल देखिए, मैनचेस्टर यूके में है, मेम्फिस मिसिसिपी रिवर में है, ठीक है, मिसिसिपी रिवर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग वहां पहुंचने में। उसके बाद मैनहेम और डुइसबर्ग, ये आपका राइन रिवर से कनेक्टेड है, ठीक है, इनलैंड पोर्ट्स। ऑब्वियसली इनलैंड पोर्ट है तो किसी ना किसी रिवर या कैनाल से कनेक्टेड होगा, तो ये रिवर से कनेक्टेड है ये इनलैंड पोर्ट्स। और ऑब्वियसली हमारे कंट्री में कोलकाता पोर्ट इज ऑल्सो इनलैंड पोर्ट, ठीक है, हुगली नदी से उसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलो इनलैंड पोर्ट देख लिए। आउटपोर्ट का एग्जांपल देखिए, एथेंस तो मेन पोर्ट है, इस मेन पोर्ट में डीप वाटर में जो पोर्ट है उसको बोलते हैं पिरायस, PIRAEUS, ठीक है, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, ठीक है, पिरेयस होगा आई गेस, ठीक है। तो ये आपका स्पेलिंग आप देख लीजिए, ये आपका आउटपोस्ट है एथेंस के पास। एथेंस कहां है, ग्रीस में है, सबको पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑयल पोर्ट्स। ऑयल पोर्ट्स जो कि ऑयल का जो आपका शिपिंग हैंडल करती हैं। तो यहां पे देखिए अफ्रीका में टूनिशिया है, तो टूनिशिया में आपका पोर्ट है, एक है खीरा पोर्ट, एस साइलेंट है, खीरा पोर्ट ऑफ टूनिशिया। और उसी के बगल में आपका लीबिया का ट्रिपोली है, ये भी एक सी पोर्ट है लीबिया में। और बात करेंगे देखिए इराक के बगल में आपका यहाँ पे ईरान है, ईरान इराक के बॉर्डर में यहाँ पे पोर्ट अबादान मिलेगा आपको, बेसिकली ईरान में है, बॉर्डर के पास है, इराक बॉर्डर के पास है अबादान पोर्ट इन ईरान। इसके अलावा आप जानते हैं वेनेजुएला में काफी ऑयल पाया जाता है, तो यहाँ पे माराकाइबो पोर्ट है, ये भी आपका ऑयल पोर्ट है, ठीक है। तो ये ऑयल पोर्ट्स की बात की। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे एडन पोर्ट है। देखिए यहाँ से आपका रेड सी के थ्रू सुइस कैनाल होते हुए जो शिप्स आएंगे यहाँ पे रुकेंगे, अपना खाना पीना भरेंगे, उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे, तो ऑब्वियसली ये पोर्ट ऑफ कॉल है। इसके अलावा देखिए पैसिफिक ओशन के बीच में आपके हवाईन आइलैंड्स है, यहाँ पे भी आके शिप रुकते हैं और खाना पानी पैक कराते हैं, तो ये है आपका होनोलुलु पोर्ट, यूएसए इन हवाई। फाइनली आप देखेंगे यहाँ पे इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में यहाँ पे छोटा सा सिंगापुर है, और सिंगापुर भी आपका पोर्ट ऑफ कॉल की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप स्टेट ऑफ मलक्का से आ रहे हैं, यहाँ पे आपका खाना पानी भरवाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और वाइस वर्सा।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट से आपका भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये जैसे कि रॉटरडैम कौन सी नदी में है, राइन नदी में है, कहां कौन से कंट्री में है, नेदरलैंड्स में है, ये सब हम लोग जानते हैं। इसके अलावा सिंगापुर पोर्ट ऑफ कॉल का काम तो करता ही है, साथ में एंट्री पोर्ट का भी काम करता है, काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इस पोर्ट से। और यहाँ पे देखिए डेनमार्क आपका, तो डेनमार्क और ये स्वीडन है ना, तो डेनमार्क और स्वीडन के बीच में आपका ये कोपेनहेगन आता है, ये भी एक एंट्री पोर्ट का काम करता है। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग आपके पैकेट स्टेशन की। पैकेट स्टेशन हमने बताया पेयर्स में होते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आपका इंग्लैंड है, इंग्लैंड का डोवर पोर्ट, और यहाँ पे आपका फ्रांस है, फ्रांस का कैलायस पोर्ट, CALAIS। तो कैलायस पोर्ट और डोवर पोर्ट आपके पैकेट स्टेशन है, तो यहां से यहां जाते हैं, यहां से यहां आते हैं, इस प्रकार से आपका एक प्रकार का फेरी सर्विस समझ लीजिए। ये है पैकेट स्टेशन जो कि पेयर में होते हैं, हमें पता है। नेवल पोर्ट का एग्जांपल आप देखिए, कोची और कारवार इंडिया में नेवल पोर्ट्स हैं, कोची केरला में और कारवार कर्नाटका में आर नेवल पोर्ट्स। और इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हम लोग बात करते हैं, योकोहामा टोक्यो पोर्ट आपका होन्शु आइलैंड में है जापान का, न्यूयॉर्क पोर्ट आपका हडसन रिवर पे है, जकार्ता पोर्ट इंडोनेशिया में है, मोंटेविडियो कहां है, तो यूरुग्वे में है, याद रखिए मोंटेविडियो पोर्ट इज इन यूरुग्वे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इगारका पोर्ट। इगारका पोर्ट आपका रशिया में है, ठीक है। लंदन आपका थेम्स नदी पर ये पोर्ट है। अलेक्जेंड्रिया आपका नाइल नदी पे पोर्ट है, और कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट यहां से होता है, कॉटन टेक्सटाइल्स का ट्रेड यहां से होता है, ठीक है। इसके अलावा ग्वादर पोर्ट कहां है, पाकिस्तान में है, चाइना और पाकिस्तान के द्वारा ये बनाया गया है, चाइना के हेल्प से पाकिस्तान में बनाया हुआ है। इसके बाद आपका नोलॉथ पोर्ट और सैंटोस पोर्ट, पहले भी बात की है हमने। सैंटोस पोर्ट आपका कॉफी पोर्ट है, जब हमने कॉफी पढ़ रहे थे, तो सैंटोस पोर्ट आपका ब्राजील में इज अ कॉफी पोर्ट। नोलॉथ पोर्ट इन साउथ अफ्रीका इज अ डायमंड पोर्ट, डायमंड की ट्रेडिंग यहां से। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट खत्म कर लिया, पोर्ट्स खत्म कर लिया, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पोर्शन है ये भी हम लोगों ने इस लेक्चर के साथ यहाँ पे समाप्त कर लिया है, ठीक है। आपके लिए सारे लेक्चर्स ओपन है, देखिए सारे लेक्चर्स देखिए, सारा वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका यहाँ पे हम लोगों ने समाप्त कर दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग नए टॉपिक से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।